वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में, वहां पे ये सब बुराइयां पनपने लगी। तो पुत्री समस्त दुखों का कारण है, यह ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। यदि पूछा जाए कि स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ अर्थात शराब और जुए के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया, तो कहां पे? मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में आप लोग नोट भी कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। यह किस में कहा गया है दोस्तों? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके अलावा स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। किस में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है ना। दूसरा है जीवित बोधिसत्व किसे कहा गया है? जीवित बोधिसत्व तो गौतम बुद्ध, दलाई लामा, अंशुमल तिस या फिर शी जिनपिंग को। तो जीवित बोधिसत्व दोस्तों शी जिनपिंग, जो कि मौजूदा समय में चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको जीवित बोधिसत्व की संज्ञा प्रदान की गई। वहां के जो प्रेमी हैं, उनके वहां के जो फैंस हैं, उनके द्वारा उनको बहुत पहले से कहा जा रहा था, लेकिन एक प्रकार से आधिकारिक स्लोगन हो गया है चीन का। उनको शी जिनपिंग को जीवित बोधिसत्व का वहां पर खिताब मिला हुआ है एक प्रकार से। अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख संबंधित है। अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से, शरीर त्याग से, ज्ञान प्राप्ति से या फिर प्रथम उपदेश से। तो यह दोस्तों बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जो अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख है, यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला है निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मान। देखिए हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऑप्शन में नहीं पढ़ता हूं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं सभी में निशान अवश्य लगा देता हूं, यदि आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, आपके पास बहुत ज्यादा भर जाएगा पूरा स्क्रीनशॉट से, तो ये न करिए, बल्कि आप वीडियो बार बार देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। तो इसका ऐतरेय, ठीक है। जीवित बोधिसत्व किसे कहा जाता है? किसे कहा गया? शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति है मौजूदा समय में। अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सभी स्तूप हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है सांची के स्तूप को। ठीक है ना। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप की संज्ञा दी गई है। ठीक, तो इसका उत्तर सांची हो गया। पूछा जा चुका है प्रश्न यूपीपीसीएस में। किस मुगल रानी को अपने बादशाह पति के लिए मकबरा बनाने का श्रेय जाता है? किस मुगल रानी को? तो आपको पता है कि हुमायूं का जो मकबरा था दिल्ली में, तो उसको उनकी बेगम ने बनाया था, जिनका नाम हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम था। हाजी बेगम को ही हमीदा बानू बेगम भी कहा जाता है, अकबर की मां थी। तो इन्होंने ही हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। और उस मकबरे की खासियत एक और है कि वहां पर ही 9 लगभग जो शासक थे, उनका मकबरा वहीं पर बनाया गया, वहीं पर उनको दफनाया गया है। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मकबरा है जहां पर आसपास 9 शासकों को दफनाया गया है, तो वह हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, जिसको हाजी बेगम या हमीदा बानू बेगम ने बनवाया था। बौद्ध दर्शन के अनुसार कार्य व कारण के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार कार्य व कारण के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद, सी। मृगदाव बुद्ध के किस कार्य के लिए चर्चित है? तो मृगदाव एक स्थान है जिसको आज के समय में हम सारनाथ के नाम से जानते हैं। वाराणसी के पास सारनाथ है। ठीक है। यहां पर क्या था? प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। प्रथम उपदेश मृगदाव में दिया था, जिसको अभी सारनाथ के नाम से जानते हैं। सारनाथ में ही एक स्थान है जिसको मृगदाव के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम उपदेश से यह संबंधित है। गुप्तकालीन मिश्रित जातियों में अंबष्ठ किसे कहा गया? इस तरह के प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। तो गुप्तकालीन मिश्रित जातियों में, मिश्रित जातियां मतलब जो 2 अलग अलग जातियों से उत्पन्न हुई हो, या संकर जातियां जिनको कहते हैं,
तो गुप्तकालीन मिश्रित जातियों में अंबष्ट किसे कहा गया? तो अंबष्ट दोस्तों ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से जो संतान उत्पत्ति होती थी उसको अंबष्ट कहा जाएगा। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता तो अंबष्ट कहलाए ऐसे लोग। ये सीधे सीधे अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से संबंधित है। तमाम मिश्रित जातियों का उदय अगर देखा जाए, स्मृति ग्रंथों को अध्ययन किया जाए तो उसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का वर्णन मिलता है और उनके फलस्वरूप गुप्त काल में जो मिश्रित जातियों का उदय हुआ, तमाम मिश्रित जातियों का, उनका वर्णन दिया गया है। और यह वर्णन याज्ञवल्क स्मृति में बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा, जिसमें अंबष्ट ब्राह्मण पिता वैश्य माता रहती थी। इसके अलावा जो है मूर्ध भिषक्ति भी थी, जिसमें ब्राह्मण पिता होता था, क्षत्रिय माता होती थी। मूर्ध भिषक्ति ऐसे लोगों को कहा गया, जातियों को। इसके अलावा निषाद या पार्श्व किसे कहा गया? जिसके पिता ब्राह्मण होते थे लेकिन माता शूद्र होती थी। इसके अलावा माहिष्य भी एक जाति उत्पन्न हुई, मिश्रित जाति, जिसमें क्षत्रिय पिता होता था और वैश्य माता होती थी। इसके अलावा उग्र एक जाति थी जिसमें क्षत्रिय पिता होता था और माता शूद्र होती थी। इसके अलावा कर्ण एक जाति होती थी जिसमें वैश्य पिता होता था और माता शूद्र होती थी। उससे जो उत्पन्न होते थे उनको कर्ण कहा गया। तो ये अभी जितनी जातियों का हमने नाम लिया ये अनुलोम विवाह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित था। प्रतिलोम विवाह में जो उच्च जाति की स्त्री होती थी और निम्न जाति का पुरुष होता था तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक विपरीत होता था अनुलोम विवाह का। तो इसमें जो जातियां थी उसमें सूत जो जाति थी उसमें क्षत्रिय पिता होता था और ब्राह्मण माता होती थी। इसके अलावा वैदेहक एक जाति होती थी जिसमें वैश्य पिता होता था, ब्राह्मण माता होती थी। पुक्कस एक जाति थी जिसमें वैश्य पिता होता था, क्षत्रिय माता होती थी। आयोगव शूद्र पिता होता था और वैश्य माता होती थी। इसके अलावा चांडाल जिसमें शूद्र पिता होता था और ब्राह्मण माता होती थी, इनको चांडाल कहा गया। तो ये जातियों का वर्णन, मिश्रित जातियों का वर्णन दिया गया था। महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, निम्न में से कौन सा सत्य है? लॉर्ड डफरिन मुंबई 1885, लॉर्ड डफरिन कोलकाता 1896, लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई 1915, लॉर्ड वेलिंगटन कराची 1931। लॉर्ड डफरिन के बारे में आप जानते हैं कि कांग्रेस के निर्माण में इसका योगदान रहा। डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस का निर्माण एक ब्रिटिशियों की सोची समझी साजिश थी, ताकि जो राष्ट्रवाद, जो उग्र राष्ट्रवाद है उसको रोका जाए, जो अशांति है उसको कहीं ना कहीं विद्रोह बनने से, जो जैसा कि 1857 में देखा गया था, विद्रोह बनने से रोका जा सके, इसके लिए कांग्रेस का निर्माण एक प्रकार से हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है कांग्रेस को। लेकिन इसका उत्तर जो होगा दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन होगा, सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई में 1915 में एकमात्र ऐसे यह गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मुंबई में 1915 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय गवर्नर जनरल ये नहीं थे। जिस समय इन्होंने भाग लिया था उस समय वो गवर्नर जनरल नहीं थे। एज अ गवर्नर जनरल भाग नहीं लिया था इन्होंने। ठीक है। निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, उसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे कांग्रेस की तरफ से? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो बी इसका उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बिल्कुल सही है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। ये सब नोट करते जाइएगा, ये प्रश्न बहुत पूछता है पीसीएस में। तो पेरिस सही है, सीन नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे सही है। मॉन्ट्रियल राइन के किनारे नहीं है दोस्तों, मॉन्ट्रियल जो है राइन किनारे नहीं है, डी इसका जो है गलत है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। तो मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी के तट पर स्थित है। कहां?
सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी, राइन नदी तो यूरोप में है, ठीक है ना, तो आपको पता रहेगा शहर कहाँ है तो और ज्यादा आसानी होगी आपको लगाने में। तो मॉन्ट्रियल तो कनाडा में है। तो राइन नदी के तट पर जर्मनी का कोलोन बंदरगाह स्थित है, जो कि मोटर वाहन, इत्र और रसायन निर्माण का केंद्र है। निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा जो है सिक्किम, सिक्किम का आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा सिक्किम से जलना, जेलेपला और नाथुला, ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम में स्थित हैं। हालांकि हमने सब बताया हुआ है ग्रुप में, आप लोग कोडिंग जो हमने दी है, जितने भी महत्वपूर्ण कोडिंग है वो सब यूपी पीसीएस में पूछा ही जाएगा, 100% है पूछा जाएगा, जितनी हमने कोडिंग बताई है ग्रुप में। तो ग्रुप में जो लोग हैं उसको रट डालिए। इसके अलावा जो हमने पीडीएफ दी है आपको, जिसमें हमने सदाबहार लिखा हुआ है, उसको आप जितनी बार हो सके दिन में एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां से प्रश्न 10 से 15 आने ही आने हैं, ठीक है। तो 10 से 15 प्रश्न बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो वो पीडीएफ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सी, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा तिब्बत पठार के चुंबी घाटी में खुलता है। इस दर्रे का प्रयोग केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में देखिए, नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग, बड़ा लाचा और शिवकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये सभी जम्मू कश्मीर में है। कोयना, वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां? कल वाले परसों वाले वीडियो में हमने बताया था। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, अमरावती भी, ठीक है। ए, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यह महाद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अर्थात दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? महानदी, सॉरी गोदावरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है? हगरी है। हगरी को वेदावती नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार पूछा भी गया है, इसलिए यहां पर पॉइंट आउट यहां पर किया हुआ है कि हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की, और ये वेदावती नाम से भी जाना जाता है इसको। ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, निहारिका की संकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी? तो लाप्लास ने, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है या लाप्लास ने। वर्तमान समय में पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की संकल्पना है। कौन सी? अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की वायव राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अद्वैतवादी संकल्पना संबंधित है। वहीं द्वैतवाद में चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना और जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना और रसेल की द्वैतारक परिकल्पना आदि दी गई है। तो ये सब आप याद रखिए, परिकल्पना कौन सी है। खासकर भूगोल वाले यह जानते रहते हैं कि क्या है इसमें, इन सब चीजों में। आप बस इतना जानिए, परीक्षा के लिए अनिवार्य केवल इतना है कि कौन सी संकल्पना किसने दी है। निम्न में से कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? कौन सी गर्म जलधाराएं हैं? क्यूराइल, कैलिफोर्निया, ये सब तो ठंडी जलधाराएं हैं, तो ये दोनों हो नहीं सकता। क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक। बेंगुला तो आपका जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो मोजाम्बिक, आपको जो कोडिंग बताई है वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी हैं? क्यूरोशियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। वहीं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील जलधारा, इरमिंगर की जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, एंटलीज जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो यह याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा के आप में से मैक्सिमम लोग 23 डिग्री लगाकर आ गए थे,
एक बार, लेकिन इसका उत्तर होगा 24 डिग्री अक्षांश रेखा। पाकिस्तान 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे कक्ष के रन का बंटवारा चाहता है। कक्ष के रन की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसके एक भाग पर कब्जा कर लिया। शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक किस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? देखिए क्रम से याद रखिएगा। सबसे ऊपर रहेगा आपका भाबर, भाबर के नीचे रहेगा बांगर, बांगर के नीचे रहेगा खादर, खादर के नीचे रहेगा तराई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो है शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक किसका विस्तार पाया जाता है? भाबर प्रदेश का। ठीक, भाबर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ए का भाबर प्रदेश शिवालिक के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप से मिलता है, जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों के अधिकता कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता होती है कि नदियां यहां विलुप्त सी हो जाती हैं। तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिलता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहां पे, हमने आपको जो बताया याद रखिएगा। पहले भाबर आएगा, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। ठीक है ना, भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टियों को कहते हैं। नवीन जलोढ़ जो मृदा होती है उसको खादर कहते हैं। और बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, उसको बांगर कहते हैं। तराई प्रदेश जो होता है थोड़ा दलदली प्रदेश होता है। जो नदियां भाबर में विलुप्त हो जाती हैं, तराई में हल्की हल्की ये आने लगती हैं। तो तराई प्रदेश दक्षिणी भागों में मिलता है। अधिक आर्द्रता कारण यहां प्रायः दलदली क्षेत्र मिलता है, जो जैव विविधता का विशाल भंडार है। उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है प्रेयरी। ठीक है ना, प्रेयरी कहलाता है। शीतोष्ण घास कहां पाई जाती है? 20 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी इसको कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सभी शीतोष्ण प्रकार की घासें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दाचिगाम ये जम्मू कश्मीर में है, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड नहीं दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। तो डी इसका सुमेलित नहीं है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यहां पर राणा चार्ल्स डार्विन, क्या राणा चार्ल्स डार्विन नामक मेढक की प्रजाति पाई जाती है। कांगेर घाटी को 1982 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। जब अपवाह तंत्र प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो तो उसे कौन सा प्रतिरूप कहते हैं? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। वृक्षाकार प्रतिरूप उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? वृक्षाकार प्रतिरूप। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप कुछ इस तरह का होगा। पेड़ की शाखाओं की तरह जो मुख्य नदी रहेगी उसमें पेड़ की शाखाओं की तरह सहायक नदियां इस तरह से लगी रहेंगी। तो खासकर ये उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, वहां पर यह प्रतिरूप आपको जैसे गंगा नदी वगैरह हो गई उसमें मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो अरी प्रतिरूप होता है इसमें क्या होता है? अरी में क्या होगा कि एक जगह से नदियां निकलकर चारों तरफ इस तरह से फैल जाती हैं, तो इसको अरी प्रतिरूप कहते हैं। खासकर पर्वतों से निकली नदियों में आप यह रूप देख सकते हैं। जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होता है? सहायक नदी रहती है, इसमें जो है इस तरह से जाल की भांति जो सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, तो जालीनुमा प्रतिरूप हो जाता है। अभिकेंद्री प्रतिरूप में क्या होता है? चारों तरफ से नदियां एक जगह आकर मिलती दिखाई प्रतीत होती हैं, तो ये खासकर किसी झील में गिरती हैं या किसी नदी में गिरती हैं, मिलती हैं, तो इसको अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, तो कई तरह के प्रतिरूप होते हैं। अपवाह प्रतिरूप उन्हीं का है वृक्षाकार प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा होती है और उसकी शाखाएं सभी दिशाओं से आकर मुख्य जलधारा में मिल जाती हैं। इसमें मुख्य नदी वृक्ष के समान जबकि सहायक नदियां शाखाओं के समान प्रतीत होती है। उदाहरण छोटा नागपुर पठार, दक्षिण भारत की नदियां इस तरह का प्रतिरूप अक्सर बनाती हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह एक भ्रंश घाटी है। सबसे पहली बात तो स्पेंसर खाड़ी कहां पे है ये आपको पता
होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। और कैसी है यह, किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, अर्थात ऊपर या नीचे खिसक जाती है कोई प्लेट, तब भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। अफ्रीका की न्यासा, रुडोल्फ, टंगानिका, अल्बर्ट व एडवर्ड झीलें भ्रंश घाटी में ही स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी भी भूभ्रंश घाटी है। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां याद रखिएगा भ्रंश घाटी से होकर ही गुजरती हैं, एवं ऊपरी दामोदर नदी घाटियां भी भ्रंश घाटियों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ लोग और आ जाएं तो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, लाइव कम लोग आए। बारिश हो रही है इसलिए वजह क्या? आवाज आ रही है ना? बहुत गर्मी है यार। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं देर न करते हुए, तेजी से। लाइट तो आज दिन भर से नहीं है और बहुत बुरा हाल है इधर तो। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर बताते चलें। ठीक है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? मतदान की बात नहीं कर रहा है, केवल बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। किसमें? 1861, 1892, 1909, 1919। थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। प्रश्न पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? काफी टाइम लगा रहे हैं। चलिए, इसका उत्तर मैं ही बता देता हूं। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय विधान परिषद को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। तो 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? देखिए, हम अब पॉलिटी का जो ये वीडियो बना रहे हैं, क्रम से बना रहे हैं, शुरुआत से एकदम। तो एक दिन में एक चैप्टर हम समाप्त करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है आपका, वो संवैधानिक विकास है। जो भारत का संवैधानिक विकास है, वहां से प्रश्न है। तो आज जितने प्रश्न होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर देना स्टार्ट करें।
यस, अनुपूरक प्रश्न 1909 में मिला था, अभी आ रहा था एक्चुअली। ये आंसर आप लोगों का अभी मुझे मालूम चला। ठीक है, सभी ने सही उत्तर इसका दिया है और विवेक सिंह ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है ए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय हुआ उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? जी नमस्कार। पूजा सिंह जी, आंसर सही आपने दिया, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था और 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये जानना अनिवार्य है। अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। सर मॉरिस ग्वेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो उपयुक्त विकल्प में 1935 तो है नहीं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा, नन ऑफ दीज। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब ये मिलान करने वाला है। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश या ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। मिलान कर लीजिए और अपने उत्तर जो है 1 2 3 4 करके इस ढंग से दे दीजिए। ठीक है, विवेक सिंह जी ने इस बार सबसे पहले आंसर दिया है 2 1 3 4। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियामक अधिनियम, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति 1813 का चार्टर अधिनियम और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1837। वो कानूनी सदस्य कौन था पहला जिसको स्थान मिला था, उसका नाम आप लोगों को पता है? काफी इफेक्टिव रहा, आज भी भारतीय विधिक प्रणाली या शासन, यस ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4 बी। सरल प्रश्न है इसलिए फास्ट चल रहे हैं ताकि एक चैप्टर को आज हम निपटा दें। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में पूछ रहा है, राज्य में नहीं। ठीक है, इकोनॉमी की जल्द हम वीडियो दे देंगे, हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी प्रश्न पहले देख लेते हैं सनत जी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ठीक है, शिल्पी श्रीवास्तव जी का आंसर सही है, सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम 1919 में राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों से हटाकर केंद्र में कर दिया गया द्वैध शासन। तो सी इसका उत्तर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान, ये 3 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, जो कि अभी तक राज्यों में प्रांतों में होता था। और भारत राज्य सचिव की परिषद को भी समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत।
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषता है? जो सबसे पहले आंसर करेगा उसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है सूरज जी। और वो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो दिख जाएगा उसका नाम। ठीक है, सनत जी ने सबसे पहले आंसर इस बार दिया है, सनत कुमार श्रीवास्तव। सी 1 और 3, ओनली 1 एंड 3। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था 1919 में किया गया था, मांटे मिर्लो वाले में। ठीक है, 1919 में नहीं, 1919 में इसका विस्तार हुआ था, अन्य वर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया था। बाकी दोनों बातें सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषय अलग अलग किए गए थे। और तीसरा वाला भी सही है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। चलिए, भारतीय विधान पालिका या विधानसभा प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई? सबसे पहले जिसका कमेंट आता है उत्तर के संदर्भ में उसका नाम हम लेते हैं। सी बिल्कुल सही, ललित त्रिपाठी जी, आपका आंसर सही है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सबसे पहले द्विसदनीय विधानसभा बनाई गई। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। जो उच्च सदन या ऊपरी सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था। ये पिन पॉइंट से याद रखिएगा, 5 वर्ष के लिए होता था राज्य परिषद। आज राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं भारत में जो मौजूदा समय में है, उसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन, जिसको तब केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, आज के समय में लोकसभा कहा जाता है, वह 3 वर्ष के लिए होता था, वर्तमान में 5 वर्ष के लिए होता है। और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित सदस्य होते थे और 40 मनोनीत होते थे। तो ये संख्याएं पिन पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। जी नमस्कार, विशाल जी नमस्कार। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। सही है, सब लोग सही है। 1935, ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। सही है उत्तर आपका। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अच्छा, गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई थी, ये आप बता सकते हैं? गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई थी? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, किसने दिया है सबसे पहले उत्तर? ए सनत कुमार श्रीवास्तव, ए सही उत्तर है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह प्रावधान किया गया था। जो उसका प्रावधान नंबर 87 था, उसमें जो बात थी, जो प्रावधान था, वो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना उसने संभव बनाया था। इसलिए 1833 सही होगा। आप जो 1861 कह रहे हैं, वो
दरअसल हुआ क्या था कि आयोग ने यही आंसर दिया था, लेकिन बाद में उत्तर चेंज कर दिया था। आप देखिएगा उसको, उस वर्ष का शायद 2015 या 2014 की, ये 14 का प्रश्न है, यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था, और आयोग ने आंसर चेंज कर दिया था, चार्टर एक्ट 1833 कर दिया था। और वो क्यों किया था, उसका कारण यह है कि चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, पूजा सिंह जी आपने बिल्कुल सही बताया, गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत मिली थी। जी आदित्य चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलीप जी एकदम सही कहा आपने। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। ललित त्रिपाठी आपने सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी सबने भी सही उत्तर दिया है इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन हो गया था। दोनों की शक्तियां, जैसे अभी वर्तमान में त्रिसूची प्रणाली है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसी तरह 1935 के अधिनियम में यह प्रणाली थी, और जिसमें राज्यों के लिए विषय अलग थे, केंद्रों के लिए विषय अलग थे। ठीक है, तो राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इनमें से कौन 1935 के तहत शामिल नहीं था, अवयव नहीं था उसका मुख्य? बहुत सारे प्रावधान थे, 1935 अपने आप में एक संविधान था। तो ठीक है, शिल्पी जी सही उत्तर आपका है। शिल्पी श्रीवास्तव का उत्तर सबसे पहले प्राप्त हुआ है, सही उत्तर है। देश के लिए लिखित संविधान ये सबसे पहले आया क्रिप्स मिशन में 1942 में, न कि 1935 में। बाकी तीनों सही हैं। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना का विचार, हालांकि वो असफल हो गया क्योंकि उसमें जो देशी रियासतें थी उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघ की योजना वो टाइम पड़ गई, समाप्त हो गई, कोई मतलब नहीं रहा उसका। लेकिन संघ के योजना पर विचार था। तीसरा, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। ठीक है, ये तीनों चीजें थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? म्यांमार भारत से अलग हुआ था किस अधिनियम के तहत? साक्षी गुप्ता सबसे पहले उत्तर आपका आया है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन कब हुआ, अलग कब हुआ, ये प्रभावी कब हुआ? सन भी पूछता है। 1935 के अधिनियम के तहत तो हुआ ये, लेकिन हुआ कब? 1935 में ही हो गया, 36 में हुआ, 37, 38 कब हुआ? नहीं ललित जी, हाँ विशाल जी ने सही उत्तर दिया है, 1937 में। 1935 में अलग होने का प्रावधान था और ये प्रभावी हुआ 1937 में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? जो सबसे पहले उत्तर प्राप्त हुआ है शिल्पी श्रीवास्तव जी का, ए इसका उत्तर सही है। जहां तक अदालतों की दांटिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबर पर रोकना था, और इसी का यूरोपियों ने विरोध किया, जिसको श्वेत विरोध के नाम से भी, इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था उसको
श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूरोपियनों ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि भारतीयों से घृणा करते थे, निम्न दर्जे का मानते थे। तो उनको ये लगा कि कैसे इनको अधिकारिता मिल गई हमारे मामलों की सुनवाई करने की, तो विद्रोह हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद ए से संबंधित है, 1883 सन भी पूछता है, ठीक है, अक्सर क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। 1883 में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक प्रस्ताव किया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। केवल यूरोपियों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। श्वेत विद्रोह इसको भी कहा जाता है, आदित्य चौधरी जी, ठीक है ना। श्वेत विद्रोह इसको भी कहा, आप जो जिस बात का कह रहे हैं वेतन भत्ता, वो भी श्वेत विद्रोह। और इल्बर्ट बिल का जो विरोध हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने ही इसका विरोध किया था, तो इसलिए इसको भी श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। आप बीएल ग्रोवर में पढ़िए, उसमें साफ साफ दिया हुआ है चीज। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसका सदस्य नहीं था? प्रिंस तिवारी, बिल्कुल सही आपका उत्तर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। श्री राजगोपालाचारी थे ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे। इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस समय के गवर्नर जनरल। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946, ये डेट याद रखिएगा, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में डेट पूछता है बहुत। तो 24 अगस्त 1946, ऐसे 1946 तो दिया रहेगा, 24 अगस्त, 22 जुलाई, 2 सितंबर, इस ढंग से डेट दे देता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये वेवेल योजना का है। और वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। दो चीजें हैं, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, और ठीक है, समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये आप लोगों का फिर से रुक गया, नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी सही हुआ दोस्तों? ठीक है, नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। नेट का क्या करें, आजकल जो स्पीड लगभग 30-35 MB नॉर्मल आती थी, और अभी 5-10 पे बहुत मुश्किल हो जा रही है पहुंचना। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का जवाब एक बार फिर से दीजिए, क्योंकि मेरे में आ नहीं रहा है। अभी आप फिर से दीजिए, ठीक है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता।
जी, अभी अभी जया राय जी ने सही उत्तर दिया है, सी इसका उत्तर होगा। कथन सही है, कारण गलत है। पहला कथन तो सही है बिल्कुल, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। लेकिन कारण बिल्कुल गलत है कि वेवल का ऐसा कोई विचार नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ऐसी कोई भी सोच नहीं थी। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए थे। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना महत्वपूर्ण बात है। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये सब तथ्य इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? विपिन शाह का सबसे पहले उत्तर आया सही। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले दिया था 1934 में। 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले दिया था ये, ठीक है। संविधान सभा का सबसे पहले विचार औपचारिक रूप से। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? दो प्रश्न इसी पर हम कराएंगे, थोड़ी कंफ्यूजन है आपकी, दूर हो जाएगी इन दोनों से। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह सत्य नहीं है पूछ रहा है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। पहले उत्तर देख लें उसके बाद जो है दें अपना उत्तर। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इस ऑप्शन है ये आपके। निहारिका शर्मा जी आपका उत्तर सही है, ठीक है। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये जो है गलत है स्टेटमेंट। अगर इसके स्थान पर यह होता कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तो वो सही होता है। वयस्क मताधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में अंतर होता है, ठीक है। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो पहला जो है इसका ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल गलत है। राज्यों के जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनके द्वारा चुनकर प्रतिनिधि आए थे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था, दूसरा भी गलत है। तो गलत ही पूछा है, पहला दूसरा गलत है। और बहुदलीय थी, कई दल थे इसमें शामिल और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है, कई समितियां थी उसमें। तो 3-4 सही है, 1-2 गलत है। गलत पूछ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? रॉन्ग स्टेटमेंट संविधान सभा के बारे में। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। दलीप जी ने उत्तर सही दिया है, इसी की मैं चर्चा कर रहा था इसके पहले वाले प्रश्न में कि सार्वभौम में नहीं, वयस्क मताधिकार भले था
वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि वयस्कों को मत का अधिकार दिया जाए। सार्वभौम अगर इसमें शब्द जुड़ गया मतलब जितने वयस्क हैं, एक उनकी उम्र निर्धारित कर दी जाए वयस्कों की। जैसे भारत में इस समय वर्तमान में 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष के जो भी वयस्क हैं, स्त्री हो पुरुष हो, किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी वर्ग के हों, उनको मत देने का अधिकार, मत देने से वंचित नहीं किया जाता है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। लेकिन अगर सिर्फ वयस्क मताधिकार रहेगा तो वयस्क ही मत दिए थे, तो वयस्क मताधिकार तो था ही, सार्वभौम नहीं था, तो इसका उत्तर सी ही हो जाएगा। ठीक है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपको इस टर्म में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मताधिकार और सार्वभौम वयस्क मताधिकार में अंतर समझिएगा। सार्वभौम मतलब सार्वभौमिक रूप से जितने वयस्क हैं सबको मताधिकार मिल जाए, जबकि वयस्क मताधिकार अलग होता है कि वयस्कों को मताधिकार, मत देने का अधिकार मिले। क्लियर है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाया था। कब लाया था? 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस प्रथम बैठक में अध्यक्ष चुना गया था, अंतरिम अध्यक्ष। उसके बाद जो अगली बैठक होती है 11 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले बी उत्तर किसने दिया है? सुमित मिश्रा ने। ठीक है, बी इसका उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1946 को बहुत लोगों ने उत्तर दिया है। अब जब दिसंबर 1946 में गठन ही हो रहा है संविधान सभा का, तो 22 जनवरी 1946 को कैसे ये संभव हो सकता है? आदित्य चौधरी जी ने भी समान एकदम सेम टाइम पे उत्तर दिया है, सही कह रहे हैं आप। तो 22 जनवरी 1947 बी इसका उत्तर होगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी उत्तर दे ही दीजिए। देखते हैं किसकी टाइपिंग सबसे तेज है, सबसे तेज कौन आंसर देता है। ठीक है, केमिस्ट्री ट्यूटर, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप। ए इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ होती है, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसका प्रारूप बना। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये 4 कथन हैं, कौन कौन से सही है? आप ऐसे मत बताइएगा ऑप्शन, आप 1 2 3 4 मतलब कौन कौन से कथन सही है इस ढंग से बताइएगा। 1 2 1 2 3 या जो भी आपको लगे आप बताइए कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन में आपको बाद में दिखाऊंगा, तो इस ढंग से बताइए आप। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, अर्थात संविधान निर्माण करते समय उस उद्देश्य पर विचार किया गया। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अच्छा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। सनत कुमार श्रीवास्तव जी का उत्तर बिल्कुल सही है। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रांतों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो राज्यपाल होता है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है।
और इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मुख्यमंत्री अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन तो होता नहीं, होता तो आप विधायक चुनते हैं या फिर प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया होता है उसको भी निर्वाचित नहीं किया जाता, उसको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपको मालूम होना चाहिए। उसका भी निर्वाचन होगा तो लोकसभा के प्रतिनिधि अर्थात सांसद के रूप में होगा। तो दोनों ही चीजें जो है प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रपति का जिक्र है, राज्य का मुखिया मतलब राज्य मतलब आप ये मत समझिए कि जो राज्य हैं भारत में, नहीं, राज्य को एक संपूर्णता में देखा जाता है। राज्य में 4 चीजें होनी चाहिए, अगर 4 चीजें हैं तो राज्य है। कौन कौन सी 4 चीजें? राज्य के पास अपना भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, दूसरा राज्य के पास अपनी वहां पर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या पर राज कौन करेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या पर जो है शासन करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संप्रभु सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता युक्त सरकार होनी चाहिए, अर्थात अपने राज्य क्षेत्र में निर्णय लेने का असीम अधिकार हो, कोई बाह्य शक्ति से प्रभावित न हो। ये 4 चीजें होंगी तो राज्य होगा। तो भारत एक राज्य है, ठीक है। आदित्य जी वो अलग चीज है, यहां केवल राज्य की अवधारणा की मैं बात कर रहा था कि राज्य अगर कहीं लिखा हो तो उसको व्यापक रूप से पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन की डिमांड जो है यहां पे, जो प्रश्न की डिमांड है यहां पे राज्य के व्यापक अर्थों की बात है, न कि जो संकीर्ण अर्थ जो हम लोग अक्सर भाषा मतलब बोलते हैं कि राज्य, प्रांतों को राज्य बोलते हैं हम। चलिए, तो इसका जो है 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन ए। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। ये समितियां हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, इनको आप देख लीजिए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अन्य जो मुख्य समितियां थी उनके अध्यक्ष, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सलाहकार समिति की उप समितियां 2 थीं, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष, अल्पसंख्यक की उप समिति के HC मुखर्जी थे, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। आप बताएं, 1 2 करके बताइएगा, पहला सही है दूसरा सही कि 1 2 दोनों सही है, इस ढंग से बताइएगा। साक्षी गुप्ता सही है, आप दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान आपको रखना है, अगर सेकंड स्टेटमेंट में यह कहा होता कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया, तो गठन नहीं हो पाया था, ध्यान रखिएगा। गठन का उपबंध था, कोशिश किया गया लेकिन वो असफल रह गया, तो गठन नहीं हो पाया था। इसका दोनों ही सही होगा, 1 और 2 दोनों, सी इसका उत्तर होगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? उत्तर दें अपना। ठीक है, साक्षी गुप्ता का सबसे पहले उत्तर आया है बी, और बाकी सबने भी बी उत्तर ही दिया है, तो बी उत्तर सही है, BN राव के द्वारा। BN राव
के द्वारा सबसे पहले जो प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का, इसी पर विचार के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। आप लोग इस बात को जो है याद रखिएगा। बीएन राव ने संविधान का जो प्रारूप तैयार करके दिया था, लगभग 240 अनुच्छेद थे उसमें, उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनमें से ही काफी जो है चीजें भारतीय संविधान में अभी हैं। तो इसी पर विचार के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे। ठीक है, तो बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं अगर परिवर्तन कुछ होना है तो उसको करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बीएन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये फैक्ट ध्यान रखने योग्य है। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी विवादित प्रश्न है। बी और सी ऑप्शन काफी विवादित है। आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए इसका, बताइए। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखें, सी वालों की संख्या ज्यादा है कि बी वालों की? सी वाले भी हैं इसमें। देखिए, झंडा समिति अगर आप ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ेंगे तो 2 ही झंडा समितियों का जिक्र है इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में 2 झंडा समितियों का जिक्र है। एक झंडा समिति जो कराची अधिवेशन में बनी थी 1931 में जाती, तब कौन मानना, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जेबी कृपलानी कुछ फालतू की किताबों में दिया है, उसको आप भूल जाइए। ठीक है ना, जेबी कृपलानी किसी भी प्रकार की झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। बी ही इसका उत्तर होगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? अब बताइए, संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था भीमराव अंबेडकर का? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। प्रिंस पटेल का सबसे पहले उत्तर आया है सही। बंबई प्रेसिडेंसी से, बंबई प्रेसिडेंसी के पूना से सबसे पहले निर्वाचित हुए थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जब देश विभाजन नहीं हुआ था तो वो पूर्वी बंगाल से चुने जा चुके थे। यहां पे पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, इसलिए ये गलत आंसर होगा। यहां पे यदि पूर्वी बंगाल होता तो उत्तर पूर्वी बंगाल ही होता। ठीक है, अगर यहां पूर्वी बंगाल दिया होता पश्चिम बंगाल के स्थान पे तो उत्तर पूर्वी बंगाल होता। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल नहीं है। पूर्वी बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया पूर्वी बंगाल, अर्थात बांग्लादेश जो वर्तमान में है, 1971 में आजाद हुआ था, तब ये पुनर्निर्वाचित हुए थे बंबई प्रेसिडेंसी के पूना से। और किसने इनके लिए अपना स्थान छोड़ा था? तो कांग्रेस के एमआर जयकर ने इनके लिए अपना स्थान छोड़ा था। गुड इवनिंग। तो इसका उत्तर बंबई प्रेसिडेंसी होगा, पश्चिम बंगाल नहीं। पूर्वी बंगाल थे से चुने गए थे। बंगाल अक्सर आप सुनते होंगे, लेकिन वो पूर्वी बंगाल था। तो इसका उत्तर जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट बंबई प्रेसिडेंसी होगा। भारतीय संविधान सभा में, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल नहीं, वहां बंगाल था, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल, इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि पाकिस्तान के साथ पूर्वी बंगाल जाएगा, पश्चिम बंगाल भारत में रहेगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यें थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? गौरव जी ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो ए 15
कुल 15 महिला सदस्य थे। उनके 15 के नाम देख लीजिए आप, में भी पूछ ले। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी और अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन, ये कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष के बारे में अध्यक्ष पूछता है, उपाध्यक्ष पूछता नहीं है, तो उपाध्यक्ष याद रखना है ना, हरीश चंद्र मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे, जो प्रारूप समिति थी 7 सदस्य थे, उसमें के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे, कौन थे? वीटी कृष्ण रामाचारी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये अन्य फैक्ट है जो आपको जाने थे। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर से इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम सोर्स और अन्य चीजों को देखेंगे। अभी आपको कुछ और कहना है? आज का सेशन यहां पे समाप्त है। अब अन्य बातें आप कर सकते हैं। इकोनॉमी, सनत कुमार जी, इकोनॉमी का एक वीडियो आया है, 2 वीडियो और मैं दूंगा। आज इतिहास का वीडियो था 6 घंटे का। दरअसल हम इस समय करंट अफेयर्स का एक और वीडियो लाने वाले हैं, स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे, तो मैं उसी को तैयार कर रहा हूं इस समय। वो 2-3 घंटे की क्लास होगी, पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स उसमें कवर होगा। ठीक है, तो आप लोग परसों सुबह 9 बजे या 8:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर मेरी वो स्पेशल क्लास ले सकते हैं। यस, फ्री है, वो स्पेशल क्लास फ्री होती है। अच्छा, धन्यवाद। पहली क्लास में हैं आप, स्वागत है आपका। परीक्षा खबरी का पीडीएफ सप्ताह भर का देते हैं। अच्छा, 14 दिन वाला नहीं दिया है क्या? वेट, मैं ये क्लास समाप्त होते ही दे देता हूं उसको। मुझे लग रहा है कि वो मिस हो गया। $300A में है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, 300B तो है नहीं कुछ। ठीक है, 300A राइट ऑफ प्रॉपर्टी। मैं अच्छा हूं, आप लोग ठीक हो? करंट की वीडियो देखिए, मैंने एक रामायण वीडियो दिया था, उसका पीडीएफ दिया था। उसके बाद से मैंने परीक्षा खबरी बनाया है, उसमें संपूर्ण जितने करंट अफेयर्स हैं सब सम्मिलित हैं। उनमें से ही छांट के या फिर उनको सम्मिलित करते हुए और वर्ष भर का जितना करंट अफेयर्स है सबका स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर, लर्निंग ऐप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये लर्निंग ऐप है, इस तरीके का दिखता है। कहाँ है ये? इस तरीके का दिखता है। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। और परसों 8:30 बजे सुबह हमारी स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स पे होगी। आप लोग अवश्य देखें। 8:30 से 11:30 के बीच 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप लोगों से चर्चा भी होगी ना बीच बीच में, तो कुछ पता नहीं, बातें तो बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं कभी कभी। सभी क्लासेस यहीं पर मिलेंगी और हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9453775039। संपूर्ण जानकारी के लिए जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह है। और टेस्ट सीरीज जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, अगर किसी टेस्ट में डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशन सभी टेस्ट का एक साथ, अभी 5 टेस्ट हो चुके हैं, तो डाउट क्लियरिंग सेशन में नेक्स्ट रविवार को टेस्ट न दे करके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियरिंग के लिए एक सेशन चलाऊंगा। आपको जो भी है उसमें पूछ लीजिएगा। आप लोग 9453775039
इस पर व्हाट्सएप कर दे, हम आपको अपने ग्रुप से ऐड कर देंगे। तो जब भी कोई क्लास होगी तो मैं वहां पर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसके डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। बाकी अनअकैडमी ऐप पे आप हमको सब्सक्राइब कर लें, वहां पर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो जो भी स्पेशल क्लासेस होंगी आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाता है। एग्जाम पीटी का अगस्त के बाद ही होगा, अगस्त तक संभव नहीं है। यूपी पीसीएस का एग्जाम प्रीलिम्स का अगस्त के बाद जा सकता है। वही पीटी के बारे में बता रहा हूं आदित्य जी। अच्छा, नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9453, मैं लिख देता हूं। अच्छा, लिखने का ऑप्शन नहीं है। 9453775039, 9453775039। एक बार फिर बोल दे रहा हूं, 9453775039। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप नहीं चलाते उनको ये नंबर कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रीलिम्स 2020 की अब तैयारी आप करिए कस के एकदम, इसलिए क्योंकि पेपर बहुत ही टाइट बनेगा इस बार फिर से 2019 से ज्यादा। बीईओ और आरओ का भी एग्जाम बड़ा एग्जाम है। जितने बड़े एग्जाम हैं उनका तो जुलाई के बाद ही संभव है, जुलाई के पहले नहीं। उसके पहले मेंस के जो एग्जाम एपीओ का है, यूपी पीसीएस 2019, सबसे पहले तो यही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इनका ही जुलाई में नहीं बन पा रहा है, अगस्त में। तो अगस्त के बाद ही सारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे। लेकिन फिर भी यदि मेरा नाम आप उत्कर्ष द्विवेदी सर्च करें, उत्कर्ष द्विवेदी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। यदि आपको वहां पर कोई प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, प्लस कोर्स में होता है क्या है कि आपको 12 मंथ या 24 मंथ के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना होता है। और उसकी खासियत यह है कि यूपी जिस सेक्शन में आपने ज्वाइन किया, जैसे यूपी पीएससी में आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, 1 वर्ष के संविधान संशोधन पर एक क्लास मैं दे दूंगा। वैसे मैंने दिया हुआ है, मैं फिर से उसका सेशन कर दूंगा, ठीक है। इसी रात 8 बजे वाले वीडियो का फॉलो करते रहे, मैं दे दूंगा। तो ये प्लस कोर्स होता है। इसमें जैसे आपने यूपीएससी या यूपी पीसीएस, जैसे ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा, यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन। तो इसमें ये रहेगा कि आपको जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी क्लास चलेगी, आपको यहाँ पर 12 महीने के लिए अगर ले रहे हैं या 24 महीने के लिए, तो आपको फ्री में मिल जाएगी विथ पीडीएफ, विथ टेस्ट, विथ क्विज और लाइव क्लासेस। इसके अलावा UD10 ये रेफरल कोड है, अगर यूज करते हैं तो आपको छूट भी मिल जाती है कुछ। इसके अलावा छूट के अलावा जो फैसिलिटी मिलेगी वो मेरी तरफ से मिलेगी आपको। जो मैंने नंबर बताया 9453775039, ये रेफरल कोड से आप यदि ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड कराएंगे। प्लस क्लास में अनअकैडमी पे यदि कोई दिक्कत होती है तो आपको वहां पर भी हम हेल्प करेंगे। तो आप लोग ये कर सकते हैं अगर आपको एक नियमित क्लास ज्वाइन करनी है अनअकैडमी ऐप पर। तो अच्छा है, सुविधा अगर आप लोग ले सकते हैं तो अच्छी सुविधा है। कोई भी क्लास कोई भी एजुकेटर की ले सकते हैं सर्च करके। अच्छा, बुक्स के बारे में एक वीडियो ले आ दूंगा, ठीक है। बुक्स से संबंधित एक वीडियो में ले आ दूंगा, बुक लिस्ट बता दूंगा उसमें मैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल सुबह परीक्षा खबरी आप हमारी देखें, जो लोग पहली बार हैं उनके लिए करंट अफेयर्स की खबरी आती है 8:30 बजे। तो वो तो डेली देखना है आपको, करंट अफेयर्स और जीके जीएस तैयार करने के लिए, एकदम मजबूत करने के लिए, ठीक है। और ग्रुप मैं आपको बता दूंगा, 9 जो मैंने नंबर बताया आपको कितनी बार बता चुका, तो उस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। पीडीएफ नहीं दिया है मैंने पिछले 14 दिन का परीक्षा खबरी का, वो मैं आज दे दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर पे चल रहा है सब काम, इसका कोई भरोसा है नहीं। परीक्षा खबरी में जो जानकारियां हैं वो परीक्षाओं से संबंधित होती हैं।
जानकारियां तो बहुत डेली, और करंट अफेयर्स देखें तो खात्मा इतनी घटनाएं घटित होती हैं देश विदेश में, लेकिन हम केवल उन्हीं खबरों को रखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण हो, जो परीक्षाओं में